हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मेंडेलियन जेनेटिक्स देखेंगे। कल से हमने जेनेटिक्स से शुरुआत कर दी। तो कल की वीडियो में हमने क्या किया था, जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। वहां देखा था कि जेनेटिक्स की स्टडी हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे और मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, मेंडल के लॉ पढ़ेंगे और उनके एक्सेप्शन पढ़ेंगे। तो कल मैंने वीडियो इसमें पहले डाला था और आप लोगों से कहा था आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, उसको पढ़ करके बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही अच्छा लगा। और उसी में से किसी ने एक में कमेंट किया था कि मैम मुझे इंग्लिश कम समझ में आती है, तो मैंने आपसे सुझाव भी मांगा था कि और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ तो चीजें देखिए इंग्लिश में ही लिखी रहेंगी, लेकिन इंग्लिश आपको कब समझ में आ रही है, तो इसके लिए हर चीज को हम, हर चीज का हिंदी भी क्या मतलब है वो भी बताएंगे। और अगर कहीं कुछ ज्यादा सेंटेंस बड़ा लिखा होगा तो उसकी अलग से आपको क्या कर दिया जाएगा, वहीं आपके मतलब वीडियो में ही एक उसकी इमेज लगा दी जाएगी। तो वहां से आप उसकी हिंदी लिख सकती हैं। जैसे अब यही है, ये सभी सातों करेक्टर क्या है इंग्लिश में है, लेकिन आपको हिंदी में चाहिए तो इसका आपको इमेज मिल जाएगा हिंदी में। तो किसी प्रकार की घबराहट की जरूरत नहीं है हिंदी इंग्लिश को लेकर के। जो भी डाउट हो अपने या फिर जो भी आपके इनकन्वीनियंस हो, प्रॉब्लम हो, वो कमेंट में बताइए और उसके सुझाव यहाँ पर निकाले जाएंगे। तो आइए मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं, यानी मेंडल के रूल और उनके एक्सेप्शन। उसको जानने से पहले थोड़ा सा क्या जानते हैं, मेंडल के बारे में जानते हैं। मेंडल आप सब जानते हैं कि एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक चर्च के पादरी थे। वो ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में रहते थे और वहां पर काफी जमीन खाली हुई थी। उसमें क्या होते, तरह तरह के पौधे उगे हुए थे। उसी में उगा था पी प्लांट, मटर का पौधा। वो मटर नहीं जो हमारे घरों में होता है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कोई भी कंट्रास्टिंग करेक्टर नहीं होता। उसमें एक ही कलर का फ्लावर खिलता है, एक ही कलर के बीज होते हैं, एक ही कलर की फली होती है, सब कुछ एक ही होता है। लेकिन मेंटल सौभाग्यशाली थे कि इन्होंने जो मटर चुना था या जो पौधा चुना था, वो क्या था, उसमें कंट्रास्टिंग करेक्टर थे, या फिर एक कंट्रास्टिंग करेक्टर की वजह से ही वो पौधा चुना था। तो पी प्लांट चुनने की वजह से काफी सक्सेसफुल हुए। तो मेंटल सक्सेसफुल क्यों हुए, लेकिन अपने प्रयोग में तो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन उसको प्रूव करने में ही क्या हो गए थे, मेंटल फेल हो गए थे। आइए इन सबके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेंटल ने पी प्लांट को क्यों चुना था। पी प्लांट में सबसे बड़ी वजह क्या थी, पी प्लांट में कि उसमें 7 जोड़ी अपोजिट करेक्टर दिखाई देते थे, यानी लाल, सफेद, लंबा, बौना, इस तरीके से। तो अब अपने निष्कर्ष निकालने में आसानी हो जाएगी। और बाकी के वैज्ञानिक क्या करते थे, वो किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को लेते थे जिसमें कोई डिफरेंट करेक्टर भी नहीं होता था, या होते थे तो बहुत माइन्यूट डिफरेंट होते थे। तो उन दोनों का आप क्रॉस कराएंगे, उनके बच्चे को देखेंगे, तो आप इजीली निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे ना कि मतलब कैसा क्या परिवर्तन आया। और दूसरा, मेड़तर का पौधा कैसा होता है, एक वार्षिक होता है, 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है। इसको बोना भी आसान है। तो 3 से 4 महीने में तैयार हो गया, तो आप 5 से 6 सालों में, इन्होंने अपने 6 साल प्रयोग किया था, तो 6 सालों में आप मटर की कई पीढ़ी देख सकते हैं। लेकिन पहले के वैज्ञानिक ऐसे किसी मानव को प्रयोग कर रहे हैं या किसी जानवर को प्रयोग कर रहे हैं जिसकी लाइफ साइकिल 10 साल है, 20 साल है। तो 20 साल में आप उसके बच्चे देखेंगे, उसके 20 साल में उसके बाद उसके अगले बच्चे देखेंगे, लेकिन फिर अगले 20 साल के लिए क्या पता आपको रहे कि नहीं। तो इसीलिए आप, पहले के वैज्ञानिक क्या थे, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते थे। और तीसरा, इसके अलावा तीसरा क्या था, मटर के पौधे का छोड़ने का। पहला तो ये एक वर्षीय होता है, ये याद रखना है, ठीक। इसके भी फायदे हैं। दूसरा, इसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, इसके भी फायदे होते हैं। तीसरा, ये कैसा फ्लावर है, इसमें कैसे फ्लावर लगते हैं, बाइसेक्सुअल लगते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब आपके स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही फ्लावर होंगे। तो इसमें क्या होगा, नेचुरल रूप से क्या होगा, स्वपरागण भी होगा और परपरागण भी हो सकता है। आपको पता है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें स्वपरागण भी हो सकता है, परपरागण भी हो सकता है। मेंडल क्या करते थे, अपने प्रयोगों के लिए कहीं पर स्वपरागण करते थे, कहीं पर परपरागण करते थे। तो स्वपरागण शुद्ध रूप से हो, इसके लिए क्या करते थे, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन भी किया था। कैसे किया था वो कल के वीडियो में बता दिया था। तो इसका ये भी फायदा रहा। अब मेंडल सफल क्यों हुए, मेंडल सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है कि उन्होंने मटर के प्लांट को चुना। और दूसरा कि एक समय में उन्होंने एक ही करेक्टर पर फोकस किया। और बार बार हम कह रहे हैं पहले के वैज्ञानिक, क्योंकि हम तुलना करके ही निष्कर्ष पे आ सकते हैं। क्योंकि पहले के वैज्ञानिक क्या करते थे, पूरे ऑर्गेनिज्म को एक करेक्टर मानते थे, यानी उसके हर एक करेक्टर को लेते थे, फिर वो देखते थे उसकी अगली पीढ़ी में कौन से करेक्टर आए, कौन से करेक्टर नहीं आए।
तो वो कोई कंक्लूजन पे नहीं निकल पाते थे। क्यों? क्योंकि एक तो एक ही दो पीढ़ी तक अध्ययन कर पाते थे, दूसरा पूरे ऑर्गेनिज को लेते थे, तो कोई निष्कर्ष नहीं बना पाते थे। तो मेंडल की सफलता का कारण मटर का पौधा। दूसरा कि उन्होंने एक समय में एक ही लक्ष्य, फिर बाद में जाकर के द्विसंकर क्रॉस कराया, फिर संकर क्रॉस कराया, उसके आधार पे भी कंक्लूजन दिया। लेकिन पहले क्या किया था, एक संकर क्रॉस कराया था, उससे भी हमको दो निष्कर्ष निकले थे। और इनके सफलता का एक राज ये भी है कि इन्हें क्या था, गणित का अच्छा नॉलेज था। तो गणित के अच्छे नॉलेज होने की वजह से क्या थी कि, और गणित का अच्छा नॉलेज था, दूसरी बात कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड अच्छे से रखा है। जैसे कोई काम व्यवस्थित तरीके से करिए तो उसका रिजल्ट दिखाई देता है। अगर ये व्यवस्थित तरीके से नहीं करते कि बीजों को क्रॉस कराते, लेकिन उसकी संख्या ही नहीं गिनते, कितने लंबे पौधे बने, कितने बौद्धे पौधे बने, तो ये कोई निष्कर्ष पर नहीं निकाल पाते। तो गणित का अच्छा नॉलेज था, जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड अच्छा रख पाए, तो इसीलिए क्या हो गए, सफल हो गए, एक निष्कर्ष बना पाए। लेकिन ये फेल क्यों हो गए? फेल होने की इनकी तो कुछ वजह थी, जैसे कि इनका जब जनरल छपा था तो किसी वैज्ञानिक पर ध्यान भी नहीं गया, बड़े वैज्ञानिक पर। दूसरा, जब इन्हें प्रूव करने के लिए बुलाया गया तो इन्हें मटर का पौधा न देकर कोई और पौधा दिया गया। तो आप जानते हैं मटर के पौधे में तो लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करता है, लेकिन कुछ और पौधे हैं जहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं करता। तीसरी बात क्या थी, इनको मैथ का अच्छा नॉलेज था, बायो का कम नॉलेज था। तो ये इनके लिए डिसएडवांटेज साबित हुआ कि जो बायो के बारे में नहीं जानता, वो बायो पे एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकता है, किसी पौधे पे एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकता है। और चौथी चीज थी कि उसमें समय डार्विन का ज्यादा प्रभाव था। तो ये था कि जब डार्विन नहीं बता पाए तो कोई और कैसे बता लेगा। तो यही सब वजह थी कि मेंडल जो हो गए अपने आप को फेल हो गए प्रूव करने में, वहां जाकर के प्रूव नहीं कर पाए थे। लेकिन बाद में आप जानते हैं कि इनके जनरल पर क्या होगा, तीन वैज्ञानिकों का ध्यान गया, और तब जाकर के इनके नियमों की खोज हुई। वो तीन वैज्ञानिकों का नाम आपको याद रखना जरूरी है। एक तो आपके थे टी सरमैक थे, एक ह्यूगो डिब्रिज थे, जिनका अभी आप पढ़ेंगे म्यूटेशन में नाम, और कार्ल कोरेंस थे। कार्ल कोरेंस ने ही ये जो मेंडल का पहला दूसरा तीसरा नियम इन्होंने बताया था। मेंडल ने तो बस अपना निष्कर्ष बताया था, और उसके निष्कर्ष को ही मतलब हम प्रयोग करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं निष्कर्ष पे आते हैं, तो मेंडल ने भी प्रयोग किया था, एक निष्कर्ष पे आए थे। उस निष्कर्ष को ये कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने ही मेंडल का पहला दूसरा और तीसरा नियम बना दिया। तो ये थे कार्ल कोरेंस। ये तीनों तीन अलग अलग कंट्री से थे। इस तरीके से टी सरमैक, थियोडोर डीब्रिज और कार्ल कोरेंस, इन तीन वैज्ञानिकों की वजह से क्या हुआ, मेंडल को एक पहचान मिली। और इतना ही नहीं, इन्हों क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ये सबसे पहले अगर किसी ने आनुवंशिकता पर प्रकाश डाला तो वो कौन थे, मेंडल थे। ठीक है, तो आइए अब क्या देखते हैं, ये कहानी तो हमारी खत्म हो गई। अब मेंडल ने जो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था उसके साथ जोड़ी कौन कौन सी विपरीत लक्षण थे वो देखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है लक्षण, यहाँ लिखा है ट्रेड, यानी करेक्टर और ट्रेड। तो हर करेक्टर के क्या होते थे, दो ट्रेड होते थे और दो गुण होते थे। जैसे पहला करेक्टर होता था सील का शेप। तो सील का शेप क्या था, स्फेरिकल भी था, और सील का शेप कैसा था, विंकल्ड भी था। स्फेरिकल का मतलब आप समझ रहे हैं कि सील पूरी तरीके से खुली हुई होगी, रिंकल का मतलब इस तरीके से होगी। सीड का कलर येलो था, और सीड का कलर क्या था, ग्रीन था। फ्लावर का कलर वायलेट था और व्हाइट था। पोड का जो शेप होता है, यानी जो मटर की फली होती है, वो ऐसे अगर टाइट था तो इसे कहेंगे इंफ्लेटेड कहेंगे, बीच बीच में ऐसे खुली हुई है तो उसे क्या कहेंगे, कंस्ट्रिक्टेड कहेंगे। पॉड का कलर ग्रीन और येलो था। फ्लावर की पोजीशन दो तरीके से थी, एक्सियल थी और टर्मिनल थी। एक्सियल और टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि जब फ्लावर जो यहाँ पर जाकर के निकल रहा है टॉप पे, तो इसे कहते हैं टर्मिनल। और यहाँ से अगर निकल रहा है पत्ती के बीच में से निकल रहा है, अगर ये कोई क्या है, ये कोई तना है, तने के बीच में से निकल रहा है इस तरीके से, तो इसे कहते हैं एक्सियल, क्योंकि इस भाग को क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, एक्सियल कहते हैं। और टॉल और ड्वार्फ तो आप जानते हैं, सबसे ज्यादा उदाहरण इसी चीज से दिए जाते हैं, टॉल और ड्वार्फ।
पहले क्या देखेंगे, मेंडल का प्रयोग देखेंगे, फिर उसके बाद उनका लॉ पढ़ेंगे। ठीक, मेंडल के प्रयोग से ही निष्कर्ष निकल जाए तो उसी निष्कर्ष को हम क्या करेंगे, लॉ का नाम दे देंगे। तो मेंडल ने क्या किया, एक टाल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, दो प्लांट लेंगे। तो उसमें से क्या होगा, हमने बताया था तरीका। उन्होंने क्या करते थे, एक का वो क्या करते थे, पुंके से पहले से निकाल देते थे, और दूसरे यानी मान लो ये टाल प्लांट थे, इसमें से क्या कर देंगे, पुंके से पहले ही निकाल देंगे। और ये ड्वार्फ प्लांट है, तो इस ड्वार्फ प्लांट का क्या करेंगे, पुंके से ला करके इस प्लांट पर छिड़क देंगे, और उसके बाद भी इसका स्प्रिंकलर अच्छी तरीके से पैक कर देंगे, ताकि किसी और का परागकण इस पे उड़ करके ना जाए। तो इसी प्रक्रिया को नाम देते थे हाइब्रिडाइजेशन। जब दो अलग 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 गुण वाले पौधे के बीच में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ फर्टिलाइजेशन लिखा है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी लिखा जाता है। तो जब अलग अलग वैरायटी के पौधों में क्रॉस कराया जाता है या फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। और उनसे जो पौधा या जो जंतु बनता है उसे हाइब्रिड कहते हैं या संकर कहते हैं। तो इन्होंने टाल प्लांट लिया और ड्वार्फ प्लांट लिया। टाल और ड्वार्फ क्या है, फिनोटाइप, और फिनोटाइप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीनोटाइप, कैपिटल टी, और यहाँ हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप समझ लेते हैं। पौधे या किसी जंतु के जो लक्षण बाहर से हमें दिखाई दे जाए वो है फिनोटाइप। ये पौधा बाहर से हमें लंबा दिखाई दे रहा है और बाहर से ही हमें बौना दिखाई देता है, तो ये क्या है, इसका फिनोटाइप है। लेकिन हर लक्षण के लिए हमने बताया था क्या जिम्मेदार होता है, जीन जिम्मेदार होता है। और जीन क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो इसका करेक्टर क्या है, लंबा करेक्टर है, तो लंबाई के लिए इसमें दो जीन पाए जाएंगे। इसका ड्वार्फ करेक्टर है, इस करेक्टर के लिए इसमें क्या बन जाएंगे, बौनेपन का दो जीन पाया जाएगा। तो फिनोटाइप के लिए जिम्मेदार जीन को ही क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप वह गुण जो बाहर से दिखाई देता है या वह लक्षण जो बाहर से दिखाई देता है उसे जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप के लिए जिम्मेदार जीनी संरचना को ही हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। अब यहाँ पर जब गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट में कल ही बताया था कि केवल एक ही गैमेट जाते हैं, सॉरी एक ही जीन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे जो गैमेट बनेगा, अब चाहे इस पौधे में जितने भी गैमेट बने सभी समान प्रकार के होंगे, क्योंकि सभी में क्या होगा, कैपिटल टी होगा। और इस पौधे में भी जितने गैमेट बनेंगे सभी समान प्रकार के होंगे, सभी में क्या होगा, स्मॉल टी होगा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेंगे तो हमेशा क्या होगा, एक ही प्रकार का पौधा मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कैपिटल टी आएगा। तो जब मेंडल ने एक लंबा और एक बौना पौधा लिया, उनके बीच में क्रॉस कराया देखने के लिए कि कैसे पौधे बनते हैं, तो उन्हें प्रथम पीढ़ी में F1 को क्या कहते हैं, प्रथम पीढ़ी कहते हैं। तो उन्हें प्रथम पीढ़ी में सभी कैसे मिले, सभी लंबे पौधे मिले। इसको हम जनक पीढ़ी कहते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। जो संतति बनती है प्रथम संतति पीढ़ी को किसे डिनोट करते हैं, F1 से। तो ये पी जनरेशन हो गई, ये F1 जनरेशन हो गई। इसके बाद की अगली संतानें आएंगी तो वो F2 जनरेशन हो जाएंगी। तो F1 जनरेशन में जितने पौधे बनेंगे सभी क्या होंगे, एक ही प्रकार के होंगे, क्योंकि जो मेल का गैमेट है, जो फीमेल की गैमेट है एक ही प्रकार की है, जो मेल का गैमेट है वो भी एक ही प्रकार के। इसमें से किसी को भी मेल प्लांट और फीमेल प्लांट मान सकते हैं, रिजल्ट हमेशा वही रहेगा। अब इन्हें सभी क्या मिले, लंबे पौधे मिले। तो मेंडल को आश्चर्य हुआ कि लंबा और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराने में सभी भी लंबे पौधे क्यों मिल गए। और फिर अब क्या किया, इन्हें जो लंबे पौधे मिले थे उनके बीच में स्वपरागण होने दिया। यानी अब मेंडल ने अपने से कोई कोशिश नहीं की, किसी का परागण निकाल करके किसी में डालने की कोई कोशिश नहीं की। मटर का पौधा है, एक गार्डन में मान लीजिए एक दो मटर के पौधे थे, उनके बीच में क्रॉस कराया, जो बीज बने उसको ले जाकर के बो दिया, और वो करके अपने दूसरे गार्डन में देख रहे हैं ढेर सारे क्या हो गए, लंबे पौधे बन गए हैं। अब लंबे पौधे को उन्होंने क्या किया, ऐसे ही छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया, स्वपरागण होने के लिए। तो यह पौधा जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी क्या है। अब इसका संकरण किससे कराएंगे, या इसमें स्व फर्टिलाइजेशन किससे होगा, इससे होगा, कैपिटल टी से स्मॉल टी से। अब अगर मान लीजिए दो पौधा लेंगे या एक ही पौधा ले, तो इस एक पौधे में क्या होगा, दो प्रकार के तो मेल गैमेट बन जाएंगे, दो प्रकार के फीमेल गैमेट बन जाएंगे। कैपिटल एक में क्या जाएगा, कैपिटल टी जाएगा, और दूसरे में क्या जाएगा, स्मॉल टी जाएगा। इसी तरीके से दो प्रकार के, जैसे दो प्रकार के शुक्राणु बनेंगे पौधे में, और उसी तरह पौधे में दो प्रकार के क्या बनते हैं, अंडाणु भी बनेंगे।
कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो इसी को ही मेंडल की आपके पहले नियम कहीं कहीं दिया जाता है, इसी को ही मेंडल का दूसरा नियम कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो प्लांट था, इस प्लांट में क्या बनेगा, स्त्रीकेसर भी बनेगा, इस प्लांट में पुंकेसर भी बनेगा। और फिर जो उसकी पुंकेसर की जो कोशिका होगी, पुंकेसर में ही जानते हैं आप पराग कोष होता है, पराग कोष में ही क्या होती है, एक कोशिका होती है परागकण मात्र कोशिका, उसका काम है परागकण बनाना। तो जो परागकण मात्र कोशिका होती है उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक, मियोसिस होने से तो क्या बनेंगे, दो प्रकार के परागकण बनेंगे या दो प्रकार के नर युग्मक बनेंगे। एक में जो होगा कैपिटल टी जाएगा और दूसरे में क्या होगा, स्मॉल टी जाएगा। ऐसे ही जो स्त्री केसर होता है उसके अंदर बीजांड होते हैं, बीजांड के अंदर आप जानते हैं भ्रूण कोष होता है, और भ्रूण कोष में अंड कोशिका बनाने वाली कोशिका होती है। पहले तो स्पोर मदर सेल होता है, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस से चार प्रकार के क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। तो इतना डीप में नहीं जाएंगे, ये यहाँ पर क्या होता है, दो प्रकार के अंडाणु बनते हैं, यहाँ पर क्या बनते हैं, दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। अब जब दो प्रकार के अंडाणु और दो प्रकार के शुक्राणु बनेंगे तो पॉसिबिलिटी, अब यहाँ पे एक ही प्रकार के प्लांट बने थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कई प्रकार के प्लांट बन जाएंगे। इसके लिए हम इसे क्या करते हैं, मेल प्लांट मान लेते हैं। मेल का सिंबल इस तरीके से होता है, और फीमेल प्लांट ना मानते क्या मानते, फीमेल पार्ट मानते हैं, पुंकेसर और स्टिकेसर, क्योंकि पौधा यहाँ पर क्या है, एक ही है, स्वपरागण के लिए एक ही पौधे होते हैं। अब इस जो मेल पुंकेसर है, इस पुंकेसर में दो प्रकार के क्या बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे पुंकेसर की कोशिका में नर युग्मक बनाने के लिए मियोसिस होगा, तो उससे क्या बनेंगे, दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। ऐसे ही जो स्त्री केसर होगी, उस स्त्री केसर की कोशिका में भी जब मियोसिस होगा तो उससे भी क्या बनेंगे, दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। तो दो प्रकार के अंडाणु बन गए, दो प्रकार के क्या बन गए, शुक्राणु बन गए। तो इसी को कहा गया है F1 की गैमेट्स। अब देखते हैं ऐसे कितने प्रकार के बच्चे बनते हैं। तो जब कैपिटल टी और कैपिटल टी आपस में मिलेंगे तो कैपिटल टी लगते हैं। फिर उसके बाद कैपिटल टी का किससे संकरण कराएंगे, स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर अब ये वाले टी लेंगे तो इस कैपिटल टी का किसी का, स्मॉल टी का कैपिटल टी से कराएंगे, फिर इसी स्मॉल टी का इस स्मॉल टी से करेक्शन करा देंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये पौधा क्या बनेगा, लंबा बनेगा, ये भी लंबा बनेगा, ये भी लंबा बनेगा, और ये क्या बनेगा, बौना बनेगा। तो मेंडल को फिनोटाइप तो पता नहीं था, मेंडल को क्या दिखाई दिया, केवल फिनोटाइप दिखाई दिया कि जब उन्होंने लंबे और बौने के बीच में क्रॉस कराया तो सभी लंबे पौधे मिल गए, और लंबे पौधे के बीच में जब स्वपरागण होने लगे, यानी स्वपरागण हो गया तो बीज बन गया, उस बीज को जाकर के उन्होंने बो दिया। तो बोने के बाद देखा कि 3/4 तो लंबे पौधे बने थे और 1/4 उन्हें क्या मिला था, बौने पौधे मिले थे। तो अब मेंडल क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, डिस्टर्ब हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, लंबे और बौने के संकरण कराने से क्या मिल रहा है, लंबा मिल रहा है, और लंबों को जब हम ऐसे ही पौधे को छोड़ दे रहे हैं, उनसे जो बीज बन रहा है उनको बो करके देख रहे हैं, तो उन लंबे पौधे में से कोई बौना पौधा भी बन जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या दी, कुछ परिकल्पनाएं दी, उस परिकल्पना के आधार पर ही उनके जो निष्कर्ष का सत्यापन हो पाया, उनके रिजल्ट का सत्यापन हो पाया। तो उसी को हम मेंडल लॉ के रूप में पढ़ते हैं। पहला तो हमने क्या बात बताई, जो आज हम जानते हैं, हमने पहले ही बता चुका कि हर लक्षण को कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, और ये फैक्टर क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। ये पहली बात बताई थी उन्होंने। और इसके बाद बताया दूसरा पॉइंट कि जो फैक्टर्स होते हैं, ये दोनों फैक्टर आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो दोनों फैक्टर, यानी जो दो फैक्टर है वो दोनों एक ही जैसे भी हो सकते हैं, या दोनों फैक्टर क्या हो सकते हैं, आपस में भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे इसमें दोनों फैक्टर है, दोनों क्या है, समान है, और इसमें क्या दोनों फैक्टर क्या है, भिन्न है। उन्होंने कहा जब दोनों फैक्टर भिन्न होंगे आपस में, तो दोनों में से क्या होगा, केवल एक ही प्रभावी होगा, दूसरा अप्रभावी होगा। तो इनके इसी निष्कर्ष को क्या मान लिया गया, मेंडल का पहला नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यानी अगर ऐसा ही हुआ, इसी वजह से क्या हो गया, मेंडल ने मान लिया कि ऐसा हुआ था कि जो हमने लंबा पौधा लिया था वो शुद्ध था, जो बौना था उसमें भी शुद्ध था, तो उसका फैक्टर आया और उसका फैक्टर आया, लेकिन लंबे पन का जो फैक्टर था वो प्रभावी हो गया, इसीलिए सभी पौधे F1 में क्या बने थे, प्रभावी बने थे। अब जब उन्होंने कहा हमने स्वपरागण के लिए छोड़ा था, तब हुआ यही होगा कि गैमेट्स बने होंगे,
और गैमेट क्या होंगे, अलग अलग जो है गैमेट बने होंगे। और ये जो जीन थे, अलग अलग लक्षणों वाले जो जीन थे लंबाई के लिए, बुनाईपन के लिए, ये भले ही उस हाइब्रिड पौधे में साथ थे, लेकिन जब गैमेट बना तो ये क्या हुए, अलग अलग गैमेट में चले गए। तो अलग अलग गैमेट में जाने की वजह से ही हमें क्या मिला, बौना पौधा मिल गया। यानी बौनेपन का वह जीव जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब दूसरे प्रकार के बौनेपन के जीव से मिला तो अपने आप को क्या कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया। ये है मेंडल का दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम। यानी प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों वाले एलील लंबे समय तक के लिए आपस में साथ में रहते हैं। यानी हमने क्या किया, मेंडल ने फर्टिलाइजेशन कराया होगा तो बीज बना होगा, बीज से नया पौधा बना। अब जब पौधे में गैमेट बनना होगा तब जाकर के ये लोग क्या हुए, अलग हुए। नहीं तो लंबे समय से क्या थे, एक दूसरे के साथ थे। और जब ये इसके साथ था तो अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब इसे अपने जैसा ही कोई मिल गया तो इसने अपने प्रभाव को क्या कर दिया, प्रकट कर लिया। तो इसे पृथक्करण का भी नियम कहते हैं और युग्मकों की शुद्धता का भी नियम कहते हैं। यानी पौधा भले ही अशुद्ध हो या पौधा भले ही हाइब्रिड हो, लेकिन गैमेट क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। शुद्ध होने का मतलब उसमें एक ही प्रकार का क्या होगा, एलील होगा। ये है मेंडल का दूसरा नियम। अब इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, इसको जब द्वितीय पीढ़ी में देखेंगे तो ये लंबा बनेगा प्रभाविता के नियम के अनुसार, ये भी प्रभाविता के नियम के अनुसार लंबा बनेगा, ये भी लंबा बनेगा। लेकिन ये क्या बन जाएगा, बौना बन जाएगा, क्योंकि इसमें प्रभावी वाला कोई भी जीव नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए होता है कि प्रभावी अप्रभावी एक अपने आप को डोमिनेट इसीलिए कर देता है क्योंकि हर करेक्टर को बनाने के लिए क्या होती है, प्रोटीन चाहिए। तो जो डोमिनेंट जीन होता है वो तो प्रोटीन का निर्माण करता है, लेकिन जो रेसेसिव जीन होता है यानी अप्रभावी जीन होता है वो प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। सिर्फ पौधे को बनने के लिए क्या चाहिए, ये पौधा है, इसको लंबा होने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, और ये ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। और ये अपना प्रोटीन क्या बनता है, नहीं बनाता या कम बनाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसी का केवल प्रभाव रहेगा और पौधा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और जब दोनों मिल गया तो दोनों मिल करके प्रोटीन नहीं बना रहे तो पौधा क्या हो जाएगा, पौधा ही रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जब दोनों ही कैपिटल थी हो गए तो पौधा ज्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं। ठीक, तब दोनों समान मात्रा में बनाते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये आपका क्या है, होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस, और ये भी क्या है, होमोजाइगस है। ठीक है, तो ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, और ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। अब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का मतलब समझ लेते हैं। तो जब किसी जीव में किसी लक्षण के दोनों एलील क्या होते हैं, समान होते हैं, वो चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, तो उसे क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। और जब किसी जीव में किसी लक्षण के दोनों एलील आपस में डिफर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इन्होंने गैमेट का फ्यूजन कराया तो नया पौधा मिल गया। अब इससे पौधे बनाए बने हैं तो यहाँ तो सभी लंबे पौधे मिले हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या हुआ, 3 लंबे मिले हैं और एक बौना मिला है। तो अगर इसका फिनोटाइप देखेंगे तो फिनोटाइप में आप क्या बताएंगे, फिनोटाइप मिलेगा 3:1 हो जाएगा, यानी 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा मिला। लेकिन अगर वही जीनोटाइप देखेंगे तो ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, और ये दोनों क्या है, हेटेरोजाइगस है। सब यहाँ पर अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2:1 आ जाएगा। तो जीनोटाइप रेशियो क्या होता है द्वितीय पीढ़ी में, 1:2:1 होता है, और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। तो मेंडल के इसी निष्कर्ष से मेंडल के 2 नियम हो गए, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है कि जब 2 असमान पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है, या जब 2 अलग अलग लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। यानी 2 एलील में से केवल एक ही एलील अपने आप को क्या कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। इसी को मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। और इन्होंने क्या किया था, देखिए ये जो हमने यहाँ पर लिखा है डोमिनेंट करेक्टर, रिसेसिव करेक्टर, ये पहले से डिसाइड नहीं थे, ये बताने वाले कौन थे, मेंडल ही थे। मेंडल ने ही सबसे पहले क्या किया था, लंबे और पौधे पौधे के बीच में क्रॉस करा कर देखा, तो उन्हें सब अभ्यौन पीढ़ी में सभी लंबे पौधे मिले। तो उन्होंने कहा लंबाई जो है वो ड्वार्फनेस पे क्या है, डोमिनेंट है, यानी लंबाई का जीन जो है ड्वार्फ वाले जीन पे क्या है, डोमिनेंस है। फिर एक्जियल और टर्मिनल के बीच में क्रॉस करा के देखा, उन्हें F1 में क्या मिलेंगे, सभी एक्जियल मिलेंगे। इसी तरह फ्लावर का कलर का करा के देखा तो F1 पीढ़ी में सभी उन्हें क्या मिले, वायलेट मिले।
तो इसी से लिखकर मेंडल ने ही खुद ये सारणी बनाई कि मटर के पौधे में कौन सा करेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा करेक्टर रिसेसिव है। फिर द्वितीय पीढ़ी में जब स्वपरागण के लिए छोड़ दिया तो उससे जो उसमें बीज बनेंगे उस बीज को वो करके जो देखा जो द्वितीय पीढ़ी के प्लांट थे तो उसमें से क्या बना, उन्हें उन्हें लंबे और पौने पौधे दोनों मिले और लंबे और पौने दोनों मिले। तो इस आधार पर मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो ये हाइब्रिड पौधा था उसमें क्या था कि ये लंबाई का जीन और डॉर्फनेस का जीन यानी दो असमान एलील क्या होते हैं, लंबे समय के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन युग्मक निर्माण के समय क्या होते हैं, ये एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। और वह अप्रभावी जीन जो अभी तक अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर पा रहा था किसी अप्रभावी जीन मिलने के बाद अपने प्रभाव को प्रकट कर लेता है। इसे पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, बहुत बार हम क्या करते हैं कि वो रटते हैं और बहुत से बच्चे भी क्या करते हैं इसको रट लेते हैं, यहाँ कैपिटल टी बना लिए, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी बना लिए, फिर ये नियम बता दिए, फिर ये नियम बता दिए। मेंडल नहीं बताया थी, मेंडल ने निष्कर्ष बताया था और निष्कर्ष किसके आधार पर बताया था, अपने प्रयोग के आधार पर। तो पहले प्रयोग समझ लीजिए, प्रयोग से निष्कर्ष समझ में आ गया और अब रटने की जरूरत कभी भी नहीं है कि मेंडल प्रभावता के नियम में क्या कहना चाहते थे और मेंडल पृथक्करण के नियम में क्या कहना चाहते थे। तो जब चीजें समझ में आ जाती हैं तो आसानी से क्या हो जाती है, याद हो जाती है और भूलने का जो डर है वो भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रभाविता का मतलब क्या होता है, प्रभाविता के नियम का मतलब और सेग्रीगेशन के नियम का मतलब क्या होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।